देखो ये आपका कैपेसिटेंस के आपका फॉर्मूला लिखा होगा कूलॉम, ठीक है। क्यू के आपकी होती है कूलॉम होता है। वी का आपने क्या लिखा है, वोल्ट लिखा होगा, तो कूलॉम वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये लिख सकते हो, इसके अलावा आप और भी कई सारे यूनिट्स लिख सकते हो। जैसे वी को आपने डिफाइन किया होगा डब्ल्यू बाई क्या क्या जे अपॉन सी, वो तो अगले देखो वी को आप यहाँ पे वी की डेफिनेशन क्या किया था, डब्ल्यू बाई क्यू किया था, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो सी आपका नीचे है, डब्ल्यू आपका ये फॉर्मूला पुट करोगे तो क्यू ऊपर चला गया, तो क्यू स्क्वायर हो गया और ये डब्ल्यू हो गया, ठीक है। ये क्यू है बेसिकली। तो आपका क्या हो गया, क्यू स्क्वायर यानी कूलॉम का स्क्वायर पर जूल, ये भी आपका हो गया। डब्ल्यू क्या है, जूल है। इसके अलावा और सारी और एक फॉर्मूला तो आप फैरेड समझते ही हो, फैरेड, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। जे अपॉन सी का वी इज इक्वल टू जे अपॉन सी, मतलब ये जूल बोल रहे हो आप। हाँ, तो ये कैसे आया, बस हमने फॉर्मूले से बताया ना कि ये फॉर्मूला है ना, इसको आप फिर फाइनली जब पुट करोगे तो यही हमने किया। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, यूनिट क्लियर हो गई। अब यूनिट ये फाइंड किया, डायमेंशन फाइंड कर लिया। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना सिंप्लीफाई फॉर्म में, फाइंड किया कि नहीं फाइंड किया। यहाँ देखो आप, आपने लिखा हुआ है क्या, गुलाम और सी स्क्वायर बाई जूल लिखा, ये डब्ल्यू था, ठीक है। तो सी को आप ब्रेक करोगे तो आई टी लिखोगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। डब्ल्यू को आप लिखोगे जूल में है ये, ठीक है। तो इसका ये यूनिट हो गया, इसका आप लिखोगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करोगे तो एम का -1, एल का -2, टी का 4 हो गया और ए का 2 हो गया, ठीक है। यही फाइंड किया है। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है कैपेसिटर। आप देखो फर्स्ट हमें स्टडी करना है पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है। इसमें टर्म जो आए हुए हैं, दो प्लेट से कंडक्टिंग प्लेट से, ठीक है। इस पे आपने प्लस क्यू जूलॉम दिया हो, जिसपे प्लस प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। बात समझ गए, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन जो है डी है, बात समझ गए। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। बात समझ गए। तो आपको देखो ऑलरेडी एक बार आपने फाइंड किया, गॉस लॉ अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो आपके 3 रीजन है, ये प्लेट लिया है, ठीक है। इस प्लेट को लिया आपने, इसके आउटसाइड बाहर एक रीजन होगा, इस प्लेट के आउटसाइड एक बाहर रीजन है, और एक रीजन इन दोनों प्लेट के इनसाइड है। 3 रीजन्स हैं। 3 रीजन्स पे हम कैसे फाइंड करने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी गॉस लॉ अप्लाई करोगे, या फिर आपने ऑलरेडी गॉस लॉ अप्लाई करके प्लेट से जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपने फाइंड कर रखा है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ फाइंड किया था, किया हुए। तो देखो आपका जब आप आउटसाइड यहाँ सरफेस लोगे 1 पे, ठीक है, ये पॉइंट लिया आपने 1 पे हम बात कर रहे हैं, तो ये सरफेस चार्ज आपका क्या करेगा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज लिया आपने तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आ गई, जीरो क्यों हुआ। सिमिलरली एट पॉइंट 2 पे भी इधर भी फाइंड करोगे तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको, ये प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेट चार्ज 2 पे भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आप 3 पे देखो, 3 पे कोई चार्ज लिया है, ठीक है, टेस्ट चार्ज, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो मिलेगा उसका सम मिलेगा, किसका, प्लेट 1 से और प्लेट 2 से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना,
उनका सम मिलेगा। तो प्लेट 1 से भी आपका सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा, प्लेट 2 से भी आएगा क्या, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, नेट चार्ज E1 प्लस E2 करेंगे, और इससे भी हमारा आ रहा है क्या, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इससे भी क्या आ रहा है 2 बाई, तो ये ऐड करोगे तो आपका 2 सिग्मा, तो 2 कैंसिल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन तुम आपने किया हुआ था ना गॉस लॉ में, एक बार आया था ना क्वेश्चन ये, तो भाई यही है। तो बस इसी को आपको करना है, तो आप पहले क्विकली ये सब चीज़ें समझ रहे हो, हम शेयर कर देंगे, ठीक है। बस मेन आप एक्सप्रेशन लिखो, आप एक्सप्रेशन लिख, समझ कहने का मतलब ये कि आप ये समझ गए ना कैसे हमें डिराइव करना है मेन, बाकी सारी पॉइंट्स तो आपको राइट करना ही है, अगर ये आ गया तो ये एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है। 1 2 3 पे क्यों जीरो होगा वो तो हमने बता ही दिया। ये पॉइंट समझ में आ गया कि फिर से आप रफली बना लो, आपने इसे मार्क नहीं किया हुआ है कि वहाँ पे जीरो क्यों आउटसाइड द फील्ड। ये प्लेट बनाया, एक प्लेट ये बना लिए, ठीक है। तो हमने कहा कि एक आपका ये थर्ड रीजन है, ये आप सेकेंड रीजन है, और ये फर्स्ट रीजन है। इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इससे माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो फर्स्ट रीजन में आपका जीरो क्यों है, क्योंकि ये आपका क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इधर फिर इधर भी ऐसा ही कुछ होगा, इधर आप फिगर बनाओगे तो इधर दोनों एक ही डायरेक्शन में लाइन होंगे, ठीक है। तो वही इसके कारण नेट जो हो जाएगा वो E1 प्लस E2 कर लोगे। ये फिगर बना लो, बाकी ये सारी चीज़ें तो हमने बताए हुए हैं, ठीक है, समझ गए। चलो, तो ये आप समझ गए, तो आपका जो अब ये कैप आपने दो प्लेट्स लगा रही है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो कैपेसिटर। कैपेसिटर ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसमें आपके क्या है, टू प्लेट्स हैं, आपके प्लस क्यू है माइनस क्यू है, और उसके बीच में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। पूरे सिस्टम को आपने बोल दिया कैपेसिटर है। इसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ रही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रही है। बात समझ गए इतना। अब देखो, इसके पहले हमने कहा कि भी ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये अभी किया है ना कुछ सारे चैप्टर में। तो वही यहाँ से हमने कल भी यूज किया था इस इक्वेशन को, v की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ई डी आर आ जाएगा, और ये माइनस साइन शिफ्ट कर देंगे उधर, तो आपका क्या हो जाएगा, ई डी आर। हम क्या क्यों कर रहे हैं, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तो आपने e की वैल्यू फाइंड की ना, v की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर से आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो कितना इंटीग्रेट करोगे, आपका देखो आपका यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो ये dv है, जीरो से v तक मान लो आपने वोल्टेज दिया, और ये आपका डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, d लिया है ना इनके बीच के प्लेट का, तो आपने जीरो से d तक इंटीग्रेट करोगे डिस्टेंस को। e मेरा क्या है, यूनिफॉर्म है। बात समझ गए। तो भैया आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर का डी आर का इंटीग्रेशन क्या होएगा, आर आएगा, जीरो टू टू करेगा, ये वैल्यू पुट करोगे आप, पुट करो आप, क्या आएगा, डी माइनस जीरो, तो ये आपका डी माइनस जीरो हो गया, तो माइनस ई डी आ गया, ठीक है। एक चीज़ और देखो आप, ई और डी आर में देखो, एक चीज़ आपने कंसिडर नहीं किया, दोनों को डायरेक्शन भी हमें देखना होगा ना, ठीक है। दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना है, आप ये देखो, प्लस है, ये माइनस है। एक मिनट, इसमें कौन सा फिगर बना हो आप एक बार देख लो, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड कर पाओगे। यहाँ माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ये होगा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस डी लिया हुआ है, ठीक है, बात समझ गए। चलो, ये आपका ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, इंटीग्रेशन किया वो भी समझ में आ गया। तो फाइनली जो हमने इंटीग्रेट किया तो v इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए डी।
क्यों आ रहा है माइनस, इसको प्लस आना था, वो भी देखो आप एंगल जो ले रहे हो ना। एक मिनट, ये देखो, यहाँ देखो आप एंगल इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो 180 की वैल्यू हमने पुट नहीं की ना, इसीलिए माइनस रह गया। ये जब माइनस आएगा इससे, तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ई वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी आ जाएगी, ठीक है। बात समझ गए। तो भाई आपने ई की वैल्यू ऑलरेडी रिजल्टेंट फाइंड कर रखा है ना अभी, क्या ये देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो फाइनली ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली वी की वैल्यू क्या होगी, वी इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया वी की वैल्यू, ठीक है। और सिग्मा को फिर से आप लिख सकते हो क्यू ए, क्यू बाई ए, क्योंकि सरफेस चार्ज क्यू सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए। ये वैल्यू भी पुट करोगे तो ये फिर से आपका एक्सपेंड होकर के हो जाएगा क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। तो ये फाइनल आपका हो गया वी की वैल्यू। ये एक्सप्रेशन लिख लो आप, डेरिवेशन अभी हुई, ठीक है। राइट करने की जितनी हो प्रैक्टिस उतनी करो आप, राइटिंग होना चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए उसमें। यहाँ तक क्लियर होगा। ये नोट कर लिया। तो देखो आपके सी की डेफिनेशन अभी क्या दिया था, सी इज इक्वल टू बोला था वी अपॉन क्या, देखो आप क्यू इज इक्वल प्रोपोर्शनल बोला था ना वी के, भाई क्या था, क्यू इज इक्वल टू सी वी, फिर सी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई वी हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला मेन याद रखो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ये देखो इसके बाद आप क्या करना है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। आपने कहा था ना भाई कि कैपेसिटेंस क्या होती है, कितनी एबिलिटी है उसकी होल्ड करने की, तो हमें तो मेन फाइंड करना है सी। तो सी जब आप फाइंड करोगे तो क्यू आप क्यू ही रखोगे, और इसके बाद आपने क्यू को क्यू ही रखना है। वी की वैल्यू केवल हमें वी की जगह रखनी है, तो वी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और क्यू डी आपका नीचे रह गया। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो आप ये नोट करो, सी की वैल्यू पहले से लिखो, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, लिख लिया। अब क्यू को तो क्यू ही रखने दो, और वी की वैल्यू आप पुट कर दो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या आया, एप्सिलॉन ए अपॉन डी आ रहा है, क्यू तो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो सही है, समझ गए। तो सी की वैल्यू क्या हो गई हमें इस पैरेलल कैपेसिटर के केस में, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ये फॉर्मूला आप लर्न करना, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका यूज होगा ये, जब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो। चलो नेक्स्ट आपका है ये समझ में आ गया, कैपेसिटेंस हमने किया है, किसका इक्वेशन फाइंड किया, कैपेसिटेंस का। तो आप इस फॉर्मूले से देख पा रहे हो क्या लिखा फॉर्मूला हमने, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिखा, ठीक है। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ए है और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट डी है, यानी कि एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है कैपेसिटेंस की वैल्यू, और डी पे। एरिया बढ़ाओगे तो सी की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में। और उनके बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो कैसे होगा, इनवर्सली है, तो इंक्रीज किया तो आप डी को चेंज करोगे ना, तो डी को चेंज करोगे तो सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो भी ये ग्राफ भी क्विकली बना लो आप उनके बीच का, सी वर्सेस सी ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट में है, ठीक है। और सी वर्सेस ए का ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का कर्व आएगा। इस तरह का कर्व आपका कहाँ और भी आया था कहीं पे, फर्स्ट जब हम कर रहे थे तो जितने भी कर्व हम, हाँ ई बाई आर का और ई वर्सेस वन बाई आर का हमने जब करवाया था, तो ई वर्सेस आर का भी करवाया था, कई सारे हमने ग्राफ बनवाए हैं, ठीक है। तो सभी याद रखना, 1 मार्क्स में आता है कहीं ना कहीं में आप जाए, ठीक है। ये समझ गए।
चलो, तो आपसे पूछ लिया भी एमसीक्यू क्वेश्चन में कि इफ द कैपेसिटी, ठीक है, तो सी की वैल्यू आपको पता चल गई। उसने पूछ लिया कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड, ठीक है, एंड एरिया इज हाफ्ड। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन लिखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर डबल्ड एंड एरिया इज हाफ्ड, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस वैल्यू? तो फाइंड कर लोगे आप। हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को चेंज करके डबल करने को कह रहे हैं और एरिया को हाफ कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे ना, न्यू वैल्यू आपकी डी की क्या हो गई, 2D हो गई। एरिया की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 1/a हो गया। आप पुट करो यहाँ पे, ए की जगह पे हाफ ए रखा और डी की जगह पे क्या रखा, 2D रखा। ठीक है, 1/2 नीचे आ गया और 2 पहले से है, तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या थी, मेरी स्टार्टिंग की वैल्यू थी, स्टार्टिंग कैपेसिटेंस यही था। जो चेंज आया मेरा सी डैश हो गया, वो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ सी। ये क्वेश्चन समझ में आया कि हम क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हमने पूछा है। ठीक है, तो वही हम फाइंड कर रहे हैं। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन खुद से आप लिख लो, खुद से अपने लैंग्वेज में। क्वेश्चन पहले लिखा, फिर इसके बाद सॉल्यूशन हमने लिखा है, इसको लिखो आप। अब इसी चीज़ में आप कुछ भी कर सकते हो, एरिया को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो ये अब इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। केवल वैल्यू पुट करनी है हमें, कर लोगे? श्योर हो? चलो, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस किया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये कब केस किया था, जिसमें आपने पैरेलल प्लेट लिया है, पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है डी है, उसके बीच मीडियम कौन सा है, हमने मीडियम की बात की थी। तो कौन सा एज्यूम करोगे, एयर। हाँ, कोई भी मीडियम नहीं कह रहे, तो यानी आप समझ रहे हो एयर है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके बीच में कोई मीडियम पुट कर देते हैं, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोल रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो, जिसकी थिकनेस क्या है, टी है। कोई इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, हमने कल बताया ही था कि इंसुलेटेड स्लैब होता, इंसुलेटेड नॉन, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक है, जिससे करंट फ्लो नहीं करता है। ऐसा कुछ आपने पुट कर दिया बीच में इनसाइड द प्लेट, जिसकी थिकनेस क्या है, टी है। तो भाई सी कैसे चेंज होगा, उसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए सिचुएशन क्या है? भाई आप देखो कैसे होगा फिर से। तो भाई आप जब ये अप्लाई करोगे, आप डायलेक्ट्रिक स्लैब, ये सब कुछ लिख लो, सिचुएशन आपने क्या किया है, टी थिकनेस का आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब लिख लिया है। ये समझ गए? अब देखो आप, ई का भी जब आपने एक्सप्रेशन डेराइव किया है ना, ई इज इक्वल टू क्या लिखता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए था, वैक्यूम के लिए था। ठीक है, किसी मीडियम के लिए नहीं था। जब आपने मीडियम पुट कर दिया, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। ये हमने फर्स्ट जब हमने फोर्स कूलम्ब्स का किया था, वहीं पे बताया था ना कि आप वैक्यूम के लिए अगर ये है, अगर आपने मीडियम पुट किया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, के भी यहाँ पुट करोगे। तो ई, ये आपकी ई
डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या हो गई, डाइलेक्ट्रिक के लिए ई की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है, क्योंकि ये मीडियम है, ठीक है। अब ये इस मीडियम के बीच में अगर ये आपका क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, ये मीडियम हो गया, और ये इसके बीच में बाकी कितना रह गया, ये टी थिकनेस तक क्या हो गया, ये मीडियम हो गया, बाकी इसके प्लेट के बीच में आप क्या कह रहे हो, वैक्यूम एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्या होगा, वैक्यूम नहीं, एयर एज्यूम कर रहे हो, यहाँ पे वैक्यूम नहीं लिया, एयर लिया है। तो एयर के लिए आपका क्या है, सिग्मा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आपने ई की वैल्यू निकाल रखी है, बात समझ गए। तो फिर हमारा जो नेट आ जाएगा, हमें एक तो आपने फाइंड कर लिया इतने से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए, ठीक है, और एक आपने इस थिकनेस के लिए फाइंड कर लिया ई की वैल्यू, ठीक है। अब हमें फाइनली बताना है क्या है, जब हमें सी फाइंड करना होता है तो हमें क्या लिखना होता है, वी बाई, एक मिनट, क्यू बाई वी लिखते हैं, तो हमें वी की वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, ठीक है। तो वी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, वी इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने डिराइव किया ई डी, वो, हाँ देखो आप एक मिनट, ये फॉर्मूला कैसे लिखा वो देखो आप, अभी कुछ ऐसा हमने लिखा था ना, ऐसा कुछ लिखा था, लिखा है ना, तो देखो आपका यहाँ से जब आप लिखोगे तो यहाँ पे v की वैल्यू, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी आएगा, ये डी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ई डी होगा, बात समझ में आ गया। ये फॉर्मूला कैसे आया, v इज इक्वल टू ई डी, देखो आपके v के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, आपको थिंक करना पड़ेगा कि इस टर्म में लिखे, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, तो हम v की वैल्यू किस फॉर्म में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जब मुझे केवल डिस्टेंस पता होता है, चार्ज पता होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है प्लेट के बीच का, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, दो बार अप्लाई करेंगे, एक बार हम कौन से मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए, और दूसरी बार हम ये जो थिकनेस फिल किया है हमने इस डाइलेक्ट्रिक, उसके लिए। तो जब इसी को हमने क्या किया भाई, वी जो नेट मेरा है, वी इज इक्वल टू ई डी, और ई डी को, डी को हमने ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा है। एक तो आप देखो टी थिकनेस का आपने पुट किया, टी थिकनेस का आपने पुट किया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल आपका डी है यहाँ से यहाँ तक, टी आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यही आएगा ना, डी माइनस टी। तो भाई आपने एक में एयर वाले में पुट किया डी माइनस टी, और फिर दूसरा क्या है, थिकनेस ऑफ द, तो ठीक है। तो इस चीज़ को आपने स्प्लिट करके दो पार्ट में कर लिया, एक एयर के लिए प्लस दूसरा किसके, डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब रखा है उसके लिए। तो ई एयर इंटू डी माइनस टी, डी माइनस टी क्यों लिया, क्योंकि कितने डिस्टेंस में है एयर, वो डी माइनस टी एरिया में है, और आपका जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उसका एरिया क्या है, मतलब डिस्टेंस क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, टी है, ठीक है। तो आपने ये रख लिया, ये समझ में आया ब्रेक करके कैसे लिखा। अब हमें बस इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ई एयर के ऑलरेडी लिखा हुआ है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है, और ई डायलूट की आपकी वैल्यू लिख रखी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ये वैल्यू आप पुट कर दिए। अब दोनों में आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन कर लिया, ठीक है। तो आपका इधर से डी माइनस टी बचा, इधर से आपका क्या बचा, टी बाई के बचा, कॉमन कर लिया। अब सिग्मा की वैल्यू आप जानते हो क्यू बाई ए होता है, तो क्यू बाई ए लिख लिया, ठीक है। तो ये आपने v की वैल्यू निकाल ली, समझ गए इतना। अब हमें c निकालना है, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, q की वैल्यू आपको पता है पहले से ऑलरेडी, q ही चार्ज है, v की वैल्यू केवल यहाँ पुट करनी है, ठीक है। और यहाँ से फिर से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, a बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो ये d माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस टी बाई के, समझ गए फॉर्मूला ये कैसे हो, अच्छे से लर्न कर लो, कई बार ये पूछा जाता है डेराइव करने के लिए, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो लर्न करेंगे कैसे अप्लाई करना है वहाँ पे। फिलहाल इसमें कल क्लैरिटी है, फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। देखो आप, ये आपका क्या है, प्लेट है, प्लेट पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अभी आपने अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है, जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, ठीक है। तो आप एज्यूम कर रहे हो कि अभी प्लेट के बीच में मीडियम क्या था, एयर था,
अब आपने पुट कर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो पुट किया उसका मीडियम कुछ अलग होगा, ठीक है। तो अभी अभी पता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके लिए फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, किसके लिए, एयर के लिए। तो भाई एयर के लिए हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब जब आप कोई मीडियम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये आप समझ गए, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हमें पता है V इक्वल टू ई डी होता है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको स्प्लिट कर लिया, एक दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, एक एयर है, दूसरा क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो हमने एयर के लिए लिख लिया। तो एयर के लिए जब लिखोगे तो ई एयर इंटू इसका स्पेस कितना, डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी है, जितने पार्ट में हमारा एयर प्रेजेंट है। तो डी माइनस टी पार्ट में मेरा एयर प्रेजेंट है, तो डी की लेंथ कितनी लोगे आप, डी माइनस टी लोगे। और आपकी डायलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो क्या है, टी है, तो उसमें ई इंटू टी करोगे, बात समझ गए। जब ये आप कर लिए तो फिर इसके बाद ई की वैल्यू पुट कर दोगे दोनों ही केस में, और फिर इसके बाद हमें कॉमन करना है। तो ये सब इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो ये फाइनली वी की वैल्यू हो गई। जब आप v की वैल्यू फाइंड कर ले तो फिर c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, q बाई सी वी होते हैं। अब ये पुट किया, ये ऊपर रिवर्स में ऊपर चला गया और q कैंसिल हो गया, आपका d माइनस टी अपॉन टी बाई क्यू। तो आप याद रखो, अभी तक जब आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने जब पुट किया था तो ये फॉर्मूला रहे। अगर आप इसी फॉर्मूले में अगर t की वैल्यू जीरो रख दो, यानी कि स्लैब अपसेंट है, नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो। यही फॉर्मूला इससे पहले पार्ट में आया था, समझ गए क्या चेंजेज हो रहा है। तो भाई आप समझ लो कि पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करना है। जब मेरा एयर है प्रेजेंट तो फॉर्मूला ये है, ये एयर का केस का हो गया। जब आपने स्लैब रख दिया थिकनेस टी का, ठीक है, तो सी की वैल्यू जो हो जा रही है वो चेंजेज केवल डी की जगह पे हो रहा है। कैसे, हमें बस ये देखना है कि कितने पार्ट में एयर है। जब आपने टी थिकनेस का रख दिया तो टी माइनस डी माइनस टी पार्ट में एयर है, प्लस जो आपका थिकनेस है वो कितने, उससे डिवाइड कर देंगे मीडियम से, जो भी उस स्लैब का मीडियम हुआ केस। तो ये आपका सी का फॉर्मूला हो गया, बात समझ गए, लर्न करने का फॉर्मूला समझ गए, पैटर्न समझ गए, ठीक है। चलो अब देखो, अभी केवल टी थिकनेस का रखा था, अब आप क्या कर रहे हो, पूरे ही मीडियम में ही रख दे रहे हो आप, क्या, डाइलेक्ट्रिक। तो फॉर्मूला जो मेरा क्या था यहाँ पे आप देखो, फॉर्मूला ये था डी माइनस टी, ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरे मीडियम में आपने रख दिया ना। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी के इक्वल। तो भाई आप यहाँ पे पुट करोगे टी की वैल्यू कितनी हो गई, डी के इक्वल, क्योंकि थिकनेस, अब समझ रहे हो सिचुएशन, एजम्पशन कर पा रहे हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है और इस प्लेट के बीच में आपने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये डी डिस्टेंस था, कंप्लीटली फिल कर दिया है, ठीक है। पहले केवल टी थिकनेस का था, अब इसकी थिकनेस कितनी हो गई, जितने प्लेट के बीच का गैप था, कितना है, डी था ना, तो टी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, डी के। तो इसी फॉर्मूले में जो आपने अभी जस्ट डेराइव किया है, इसी में आपने टी की वैल्यू डी के इक्वल लिख दिया, तो क्या फॉर्मूला हो गया, ऐसा कुछ आ रहा है, यही आ रहा है, देख रहे हो आप क्या हो गया ये। ठीक है, जब आप डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला हमारा जब डाइलेक्ट्रिक में केवल एयर था, ध्यान रखना, अब देखो कंपैरिजन आप समझो, ये किसके लिए था, एयर के लिए था, जब केवल एयर प्रेजेंट था। ये आप क्या कर रहे हो, जब कंप्लीटली फिल कर दिया, किससे, डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। वो पहले वैल्यू से कितना है, के टाइम्स हो गया, देख रहे हो ना, क्या सी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई ना, भाई समझ गए।
तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब आप डाइलेक्ट्रिक्स फिल करते हो बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। बात समझ में आया, समझ गए, ये कंक्लूजन निकला। तो भी यहाँ पे यही यही रिजल्ट लिखा होगा, आप देखो। ठीक है, तो आप लिख लो, आप ये लिख लो, ये नोट किया है, या वर्ड्स में आप लिख लेना। ठीक है, इंक्रीजेज बाई आपका फॉर्मूले से लिख लोगे के फैक्टर, फैक्टर के। और फैक्टर के क्या है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा मीडियम ने। ठीक है, इस वर्ड को हमने, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसी को हमने इस तरह लिख लिया, समझ गए। तो अगर एमसी क्वेश्चन में आ गया कि अगर आपने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, थिकनेस बढ़ा दी उसकी, ज़्यादा स्पेस में रख दिया, तो आपको कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बता लोगे, क्या बताओगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, नो चेंज होगा। पहले आपका टी थिकनेस स्पेस में था, ठीक है, बिटवीन द प्लेट आपका डी है। अब टी को इंक्रीज करके आपने डी के इक्वल कर दिया, तो भाई सी की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। डायलेक्ट्रिक टी मतलब क्या, डायलेक्ट्रिक के थिकनेस को बता रहा है ये। ठीक है, टी 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 यानी डायलेक्ट्रिक के थिकनेस को बढ़ा दिया आपने। ये जो पहले टी लेंथ का था, अभी यही तो किया है हमने, पहले आपका टी थिकनेस का था, अब इसकी थिकनेस को बढ़ा करके पूरे प्लेट तक डी तक कर दिया है, यही तो सेकंड केस में हमने किया है। तो सी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ पे के टाइम्स लिख रहे हो ना, ए। डी मतलब आप समझ रहे हो, ये प्लेट है, ये चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया जब केवल एयर प्रेजेंट है, उसके लिए फॉर्मूला आ रहा था सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ये एयर के लिए है। फिर सेकंड केस हमने डिस्कस किया कि जब इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक्स पुट किया है जिसकी थिकनेस क्या है, टी है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आ रहा था एप्सिलॉन नॉट ए आर डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फॉर्मूला था। थर्ड केस हमने डिस्कस किया कि भाई अभी तक थिकनेस आप कितने टी थिकनेस का ले रहे थे, अब जितना भी स्पेस है ना प्लेट्स के बीच में, पूरे के पूरे स्पेस में आपने डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया, यानी अब थिकनेस डाइलेक्ट्रिक की कितनी हो गई, टी इज इक्वल टू डी के इक्वल हो गया, पूरे ही स्पेस में भर दिया ना डाइलेक्ट्रिक। तो इस केस में सी की जो वैल्यू आ रही है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, जब डी माइनस डी को टी के इक्वल किया तो हमारा आ रहा था टी अपॉन के, डी अपॉन के आ रहा था, ये के ऊपर रिवर्स हो करके जी भी। तो भाई जो न्यू जो कैपेसिटेंस आया वो के टाइम्स हो गया ना स्टार्टिंग का। तो बस यही हम पूछ रहे थे। ठीक है, आप समझ गए कि जब आप डायलेक्ट्रिक फिल करोगे पूरे स्पेस में तो सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कितने फैक्टर से इंक्रीज होगी, डिपेंड करता है मीडियम कौन सा फिल किया है, के क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, बस समझ गया। चलो।
केस 2 आप नोट करो। आप आपने उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल किया था ना, ये देखो कंडक्टिंग स्लैब भी फिल कर रहे हैं क्या आपके बुक में? हमारे ख्याल से कॉम्पिटिटिव टीचर। नहीं है आपका, रहने दो आप। ठीक है, ये पार्ट रहने दो, केस 2 रहने दो। नेक्स्ट आपका जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है कि आप कैपेसिटर को आपने जस्ट स्टडी कर लिया, सब कुछ समझ गया, डायलेक्ट्रिक वगैरह सब कुछ समझ गया। प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं, आप इसको कैपेसिटर को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह अगर आपने एक कैपेसिटर का एंड दूसरे कैपेसिटर के स्टार्टिंग से कनेक्ट है, ठीक है, इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं? सीरीज। ठीक है, और दोनों ही कैपेसिटर का एंड जो है आपका कनेक्टेड है, ऐसा कुछ है, इसे बोलते हैं आप क्या? पैरेलल। ठीक है, क्लियर है? तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों ही कैपेसिटर के एंड को क्या होंगे? मिले होंगे, ठीक है, ज्वाइंट होंगे। और सीरीज में क्या होता है, एक कैपेसिटर का एंड जो होगा दूसरे कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। समझ रहे हो भाई? यही कॉम्बिनेशन का मतलब होता है। हमें दो कॉम्बिनेशन स्टडी करने हैं, सीरीज और एक पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखो क्या कैसा दिखेगा, ये नोट करो फिगर। और इसमें आपने यहाँ पे प्लस चार्ज लिया, बाय इंडक्शन मेथड यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। इंडक्शन आपने पढ़ा था ना, अगर ये प्लस है तो ये अब इसके माइनस चार्ज को अपनी तरफ लेगा। जब यहाँ माइनस आ गया तो फिर ये अगले प्लेट के प्लस को लेगा, ये प्लस फिर माइनस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर थ्री प्लेट्स लिया है आपने, थ्री कैपेसिटर लिया है, और ऑल कैपेसिटर पे चार्ज आपका क्यू है। क्यू कैसे आ रहा है? बाय इंडक्शन मेथड देख रहे हो ना, जब आप थ्री कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो इस पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पर भी डेवलप हो जा रहा है, उतना ही चार्ज आपका इस पर भी डेवलप हो जा रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका दिख रहा है क्या कांस्टेंट है? क्यू की वैल्यू। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना। हाँ, याद रखना, क्यू क्या होगा, ईच कैपेसिटर पे सेम होगा। नोट कर लो ये पॉइंट। ठीक है, जब आप ये समझ गए तो जो भी क्यू आपका सेम है और वी आपका क्या डिफरेंट है। ठीक है, बस समझिए। तो भाई आपका क्यू सेम है तो क्यू के लिए आप क्या फॉर्मूला लिखो? तो हमें अगर रिजल्टेंट अगर सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस केस में अगर ये हमने वी अप्लाई किया है टोटल, यहाँ पे वी अप्लाई किया है, तो ये वी आपका वी वन इस पर अप्लाई हो गया, वी टू इसमें अप्लाई हो गया, ब्रेक हो गया, यही पूरा टोटल बी वी आपका वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री के इक्वल हो गया। ठीक है, जो आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री लिखो आप। जब आप सीरीज में कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक होकर के एक, ठीक है, थ्री पार्ट जितने भी कैपेसिटर होंगे उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका थ्री आपके कैपेसिटर थे तो थ्री पार्ट्स में ये स्प्लिट हो गया, वी वन वी टू और वी थ्री। तो वी की इक्वल वैल्यू हो गई वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब वी वन का फॉर्मूला आप जानते हो ना, क्यू बाई सी, क्या लिखा था? क्यू बाई सी। तो भाई क्यू बाई सी वन हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इस पर क्यू है और कैपेसिटेंस एज्यूम कर रहे हो इसका सी वन है। ठीक है, इसी तरह आपका इसका आप एज्यूम कर रहे हो सी टू कैपेसिटेंस, इसका एज्यूम कर रहे हो आप सी थ्री है। तो क्यू बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू प्लस क्यू बाई सी थ्री, और इसका नेट आप कैपेसिटेंस एज्यूम कर रहे हो कि सी है। ठीक है, इस टोटल कॉम्बिनेशन का नेट आप चार्ज ये कैपेसिटेंस एज्यूम कर रहे हो कि सी है। ठीक है, तो ये हो गया क्यू बाई सी। तो सारे क्यू कैंसिल हो गए, आप एक्सप्रेशन क्या हो गया? वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। क्लियर है? ये कॉम्बिनेशन याद रखना। सीरीज में आप क्या करते हो, रिवर्स करके ऐड करते हो, और जब आप उधर करंट और वोल्टेज वाले में करोगे
तो याद होगा आपको, तो उसमें R इज इक्वल टू क्या होता था, R1 सीरीज वाले में इस तरह कुछ आता था। रेजिस्टेंस का जब अभी थर्ड चैप्टर में करोगे तो वहाँ पे सीरीज में सीधे ऐड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन किस में आएगा, इसके पैरेलल वाले में आएगा। देखो आप, तो सीरीज का क्लियर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके 3 प्लेट्स लिया है, 3 प्लेट्स पे आपके क्या होंगे, चार्ज की वैल्यू सेम होगी। तो बस ये कीवर्ड है, याद रखना। चार्ज सेम होगा और जो वोल्टेज अप्लाई करोगे वो स्प्लिट हो जाएगा, 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, तीनों का सम ले लिया, फिर वैल्यू रख दी और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर। पैरेलल में देखो आपका ये 3 आपके चार्ज प्लेट्स हैं, इसमें आपका V की वैल्यू सेम होगी। जब सेम टर्मिनल पे देखो ना, टर्मिनल में क्या होता है, वोल्टेज जब अप्लाई करते हो, ठीक है, ये टर्मिनल है, ठीक है, तो ये टर्मिनल तीनों के कॉमन है, दिख रहे हैं। तो तीन जो वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, वही वोल्टेज इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा। तो पैरेलल वाली कंडीशन में कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, वोल्टेज। वोल्टेज तीनों ही प्लेट के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू आपके क्या होगी, डिफरेंट होगी पैरेलल केस में। तो ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिफरेंस जो है वो रिमेंस कांस्टेंट है, बट चार्ज क्या है, डिवाइड्स हो जा रहे हैं। तो भाई जब आपका चार्ज डिवाइड है तो आप ज्यूम किया आपने कि टोटल क्यू चार्ज था जो डिवाइड होकर के कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, और क्यू को आप लिख सकते हो सी वी, जब इसी फॉर्मूले से वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिखा था, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी लिखा था ना। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्यू वन के लिए सी वन वी, क्यू टू के लिए सी टू वी और क्यू थ्री के लिए सी थ्री वी। और ये एक्यूलेंट आपने एज्यूम कर लिया कि इस टोटल कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज है वी है और सी जो सी की वैल्यू है वो सी है। ठीक है, तो आपकी वी सारे कैंसिल हो गए, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो सीरीज में आप जब लोगे प्लेट्स, पैरेलल में लोगे तो आप क्या कर लोगे, तीनों ही प्लेट्स के कैपेसिटेंस को क्या कर दोगे, ऐड कर लोगे। बात समझ गए। तो हमने किसके लिए बताया, अभी आर के लिए बताया था, याद करो, आर के लिए बताया था। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये कैपेसिटेंस के लिए स्टडी कर रहे हो आप। ठीक है, अभी वो आएगा थर्ड वाले चैप्टर में। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ठीक है, हम वहाँ पे आर की बात करते थे, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। सी क्या है, कैपेसिटेंस है। आर जो होता है रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जस्ट अभी रिवाइंड किया था कि देखो आप उस पढ़े अलग ये फॉर्मूला देखा होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ मेंशन किया था ना। ठीक है, यहाँ पे देखो रिवर्स में आ रहा है, आर जब हम लिखते हैं तो ये आता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब क्लियर है। अब ये थर्ड चैप्टर में हम डेराइव करेंगे, फिलहाल आपके लिए कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन, हो गया प्लेट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन के टाइम ही कहा था ना कि भाई इसके कहा था कि भाई इसका जो यूज है वो क्या है कि भाई एनर्जी स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। तो भाई हम ये एक्सप्रेशन इसी के लिए, तो एनर्जी स्टोर करने के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, और चार्ज कितना होल्ड कर सकता है उसके लिए सी हमने देख ही लिया ऑल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अब हमें सेकंड की टर्म की ज़रूरत है, एनर्जी स्टोर कर कितनी, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो भाई आपने एनर्जी स्टोर कैसे फाइंड करोगे, amount of work done to add charge in a capacitor is stored in the form of electric potential energy। भाई किसी भी वर्क डन करना होगा ये आपका प्लेट है ना, इस पर जितना अगर आपको चार्ज को रीच करवाना है, जितना वर्क डन आपका करना होगा ना, वो आपका स्टोर हो जाता है एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए। अब चलो इसके बाद आप देखो, क्यू इज चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। हमने एज्यूम किया कि चार्ज क्यू दे रहे हो और वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज डिफरेंस होता है एट एन इंस्टेंट। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी देखी है कि सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बाई वी होता है। क्यू चार्ज आप दे रहे हो और वोल्टेज डिफरेंस अपना ही अप्लाई किया है, कितना, वी अप्लाई किया है। सिचुएशन समझ गए, आपने क्यू चार्ज दिया तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, और इस पर आपने वोल्टेज कितना दिया है इसके बीच के टर्मिनल का, वी दिया हुआ है।
ठीक है। तो आप याद करो वी की डेफिनेशन क्या होती है, डब्ल्यू बाई क्यू। हमें वर्क डन निकालना है ना, आपने डेफिनेशन दिया ना कि जो चार्ज आपको वर्क डन करना होता है चार्ज स्टोर करने के लिए, डेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम वर्क डन फाइंड कर ले तो हमारे पता चल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, वर्क डन फाइंड करना। टू स्टोर डी क्यू स्मॉल चार्ज को स्टोर करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आपको इस फॉर्मूला यूज करके डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वी डी होता है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो वी क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो ये आपका होगा वी क्यू। तो भाई जब स्मॉल वर्क के लिए निकाल रहे हो तो चार्ज भी आप क्या कर रहे हो, स्मॉल ही ले रहे हो। बात समझ गए? चलो ये समझ गए। तो हमने इस डी क्यू अमाउंट ऑफ चेंज देख रहे हैं चार्ज। जब आप डी क्यू अमाउंट चार्ज को आप प्लेट पे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमने एज्यूम किया डी क्यू। ठीक है, डी क्यू की डी डब्ल्यू की वैल्यू जो हो जाएगी डी क्यू इंटू वी होगा। ये समझ में कैसे आया, ये समझ में आ गया। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ये तो हमने स्मॉल चार्ज के लिए लिया था। अभी हम कंप्लीट चार्ज Q को ट्रांसफ़र करेंगे तो हम वर्क डन हमें जीरो से W तक का इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। टोटल वर्क डन हमें निकालना है ना। अब ये कंसेप्ट क्लियर है ना कि छोटे अमाउंट के लिए निकाल लेते हैं, फिर कंप्लीट के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो आपने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया, ठीक है। अब हमें पूरा वर्क डन निकालना है टोटल Q चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो आपने क्या किया, 0 से W तक इंटीग्रेट किया वर्क डन को, और चार्ज को कितना ट्रांसफ़र करना है, टोटल चार्ज हमें Q ट्रांसफ़र करना है। तो 0 से Q तक कर लिया, ठीक है। बात समझ में आई? नोट कर लो आप। फाइनली इंटीग्रेट किया तो V की वैल्यू क्या होती है, Q बाई सी। तो V की हमने वैल्यू पुट कर दी Q बाई सी। तो C को आपने बाहर ले लिया। Q का आप इंटीग्रेशन करोगे डी क्यू के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। और 0 टू Q, ये अपर लिमिट पुट किया तो Q स्क्वायर आ गया, और लोअर लिमिट पुट किया 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपने 2 पहले ही कांस्टेंट निकाल, ये सब आप जानते हो ना कांस्टेंट आता है। थोड़ा सा पार्ट तो पढ़ा होगा ना डेफिनेट का, स्टार्टिंग में तो पढ़ा होगा थोड़ा सा। तो ये 1/2c हो गया, Q स्क्वायर माइनस 0 आ गया। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया Q स्क्वायर बाई 2c। ये वर्क डन आपने फाइनली फाइंड कर लिया, ठीक है। तो W की वैल्यू हो गई Q स्क्वायर बाई 2c। और इसी वर्क डन को आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो U किसकी, V W के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी लिख ली है, Q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। वाटर चाहिए क्या? वही कह रहे हैं, क्या किया, जो रेस्ट नहीं किया क्या? कहाँ चले गए थे? चलो ये नोट कर लो। फाइनली देखो आप क्विकली बस ये यहाँ तक करते हैं आज, उसके बाद देखो Q के वैल्यू रहने नहीं देते हैं, नींद आ रही है तो रहने दो, फिर कल करवा देंगे।